हेलो एवरीवन और वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। और ये हमारी 8th क्लास है सीडीपी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। सॉरी, कुछ डेज से जो क्लास है वो नहीं अपडेट हो पाई। उसका रीज़न है कि एक्चुअली में देयर वाज सम प्रॉब्लम इन माय लैपटॉप, और जिसकी वजह से मैं पूरा सेशन रिकॉर्ड कर लेती थी और उसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद जब मैं उसको ट्रांसफ़र करती थी तो वो एरर शो कर रहा था। तो मेरी रोज़ मैं रिकॉर्ड कर रही थी और रोज़ वो एरर शो कर रहा था, तो मेरी मेहनत जो है वो बेकार जा रही थी ऑलमोस्ट। सो आज मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ ये लेक्चर। तो आज हमारी क्लास 8th है। आपको मुझे ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है कि हम इन जो सीरीज़ हम जो ये कर रहे हैं इसके द्वारा हम सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। सो डोंट वरी, बस इसे फॉलो कीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट थॉट वो ये है कि देखिए, जो हैप्पीनेस है ना जी, वो हम सबकी चॉइस है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हालात होते हैं ना वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा मतलब ठीक चलते रहेंगे, है ना, या हमेशा हमारे फेवर में ही होंगे। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जो हमारे फेवर में नहीं होती, लेकिन उस सिचुएशन में आप क्या चूज़ करते हैं, खुश रहना चूज़ करते हैं या दुखी रहना चूज़ करते हैं, वो आपकी चॉइस है। हैप्पीनेस हमेशा आपकी चॉइस है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस दुनिया की सारी चीज़ें हों और फिर भी आप खुश ना हो। तो चूज़ तो आपको करना है कि किस हालात में आप खुश रहते हैं और आप खुश रहना चाहते भी हैं या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी थॉट के साथ एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए सिचुएशंस जो होंगी वो आएंगी जाएंगी, ठीक है। उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत हद तक हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ एक्सटेंट तक होता है कि हमारे कंट्रोल में हैं चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन उन सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है ना आपको, उस हालात में कैसे उस हालात के साथ डील करना है, वो हमेशा आपकी चॉइस रहती है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जब भी कोई नेगेटिव हालात भी बना हो तो आप पॉजिटिविटी उसमें से ढूंढें और खुश रहें, क्योंकि खुश रहना एक्चुअल में चॉइस है। ओके जी, चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग साइकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। कौन से ऐसे इंसान हैं जिनको हम ये मानते हैं कि उन्होंने साइकोलॉजी को एक अलग से एक डिसिप्लिन, एक स्वतंत्र शिक्षण के तरह हमारे सामने पेश किया है। बेसिकली ये है कि पहले साइकोलॉजी एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था जैसे आज है, ठीक है। पहले इसको दूसरे सोशल साइंसेस के साथ मिक्स करके जो है वो देखा जाता था। बहुत हद तक चीज़ें फ़िलॉसफी में से ली गई हैं और इसको लोग फ़िलॉसफी के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते थे, लेकिन अलग से अपना एज सच कोई सब्जेक्ट नहीं था। तो इसको अलग से एक स्वतंत्र सब्जेक्ट जो बनाने का श्रेय है वो जाता है हमारे एक ही इंसान को, जो है ऑप्शन नंबर 1 विलियम वुंड को जाता है। इन्होंने बेसिकली जो है इसको एक स्वतंत्र शिक्षण के रूप में स्थापित किया है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, हम ऑप्शन सारी पढ़ेंगे बिकॉज देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में पता हो। अगर हमें ऑप्शंस के बारे में पता होता है तो हम उन्हें एलिमिनेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है जी। और देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप तुक्का नहीं मार सकते, आपको पढ़ना ही होगा तभी आप जान पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विलियम जेम्स से। विलियम जेम्स जो हैं वो एक अमेरिकन फ़िलासफ़र थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे। वो एक पहले ऐसे एजुकेटर थे जिन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज ऑफ़र किए कि मतलब होता है ना कि ओके ये एक साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है और इससे रिलेटेड हम कोर्सेज लेके आए, तो वो एक्चुअली में वो इंसान है। इनको इसी वजह से अमेरिकन साइकोलॉजी का पापा माना जाता है, फादर माना जाता है, ठीक है। तो ये तो आपने अपने चित्त में बिठानी है बात की, हु इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, तो वो विलियम जेम्स हैं, ओके जी। देन इन्होंने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है फंक्शनलिज्म, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी।
ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के उसमें से निकाली हैं, चाहे वो यूपी टेट है, चाहे वो सी टेट है, चाहे वो केवीएस है, चाहे वो आपका रीट है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ये वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता ही होनी चाहिए। और विलियम जेम्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी उन्होंने एक थ्योरी दी थी इमोशन की, उसके लिए जाने जाते हैं, जिसे हम जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहते हैं। ओके ओके जी। अगले थे ग्रैनविल स्टैनले हॉल। इनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, एक एडुकेटर थे, एक ऐसे इंसान जिनका सारा का सारा फोकस चाइल्डहुड के ऊपर था, मतलब कि बच्चा कैसे डेवलप करता है उसकी हर चीज़ के ऊपर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको किशोर अवस्था से बहुत ज़्यादा प्यार था, एडोलेसेंस से बहुत ज़्यादा इनको प्यार था। और ये पहले ऐसे इन शख्स हैं जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के बारे में हमें पता होना ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि जब भी कोई एक सब्जेक्ट आता है या कोई एक चीज़ आती है तो उससे रिलेटेड एक एसोसिएशन बन जाती है। जैसे यूनियन बनती हैं, लेट्स से मजदूरों की यूनियन बन जाती है, इसी तरह से टीचर्स की एक एसोसिएशन बन जाती है। इसी तरीके से साइकोलॉजी को लेके एक एसोसिएशन है जो सारी चीज़ें देखते हैं रिलेटेड टू साइकोलॉजी, जो भी हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं उसके साथ हम हमारे एथिक्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो इसके ये पहले प्रेसिडेंट हैं। ओके, और ये पहले ऐसे इंसान जिन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी हासिल की है। ठीक है, आजकल तो देखो एवी हर बंदा पीएचडी कर ही फिरता है। ठीक है, इतनी आसान सी होगी ये चीज़ ये करनी, और उसको करके भी भाई साहब जॉब नहीं मिलती है। लेकिन ये देखिए, मतलब उस टाइम पे पहले एक ऐसे अमेरिकन जिन्होंने पीएचडी अर्न की। ठीक है, और भारत में, हिंदुस्तान में तो पीएचडी करना मतलब बहुत अपने आप में एक वो माना जाता है कि ओके एक इंसान पीएचडी है। तो देखिए ये वो इंसान है, मतलब उस ज़माने में इन्होंने पीएचडी की थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि हॉल ऐसे इंसान थे जो बेसिकली जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किशोर अवस्था पे किया है। ठीक है, और जो बेसिकली ऐसे इंसान जिन्हें पहला जो है प्रेसिडेंट बनाया गया अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का। उनकी थ्योरी मैंने आपको पहले कहा, उनको बहुत प्यार था किशोर अवस्था से, क्योंकि उनको इसलिए किशोर अवस्था का फादर कहा जाता है, मतलब एडोलेसेंस का फादर अगर किसी को माना गया तो वो हल है। हल ने बहुत सारा काम इसके ऊपर किया है, और इन्होंने जब वो काम किया, पर्टिकुलरली इन्होंने जो काम किया है वो अग्रेशन के ऊपर किया है, गुस्से के ऊपर किया है। सो गुस्से को लेके ना इन्होंने दो बातें कही हैं, बहुत आसान है और आपको याद हो जाएंगी अब भी। एक वो कहता है कि औरतों वाला गुस्सा होता है और एक वो कहता है आदमी वाला गुस्सा होता है। मैं जान के ऐसे बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे, मैं कोई स्टीरियोटाइप नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ वो ऐसे बोल रहे हैं तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। तो दो तरीके के, इसलिए गुस्सा नहीं मानिएगा क्योंकि गुस्से की ही बात हो रही है। टू टाइप्स ऑफ एग्रेशन की उन्होंने बात की, एक होता है रिलेशनल एग्रेशन और एक होता है फिजिकल एग्रेशन। रिलेशनल एग्रेशन का मतलब है कि जब लोग सामने से मतलब वार नहीं करते। फिजिकल में क्या है, आप मुक्का मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे जो बेसिकली लड़के करते हैं। ठीक है, लड़ाई शड़ाई, किक कर दिया, पिस्तौल उठा ली, हथियार उठा लिया वगैरह वगैरह, तो या किसी के टॉयज तोड़ दिए, ये फिजिकल है जो बेसिकली दिख रहा है व्यवहार में, है ना। एक उसने कहा कि रिलेशनल एग्रेशन होता है। रिलेशनल एग्रेशन का मतलब है जो भी हम दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं लेकिन छुपा हुआ। ठीक है, इसलिए उसने कहा ये औरतें करती हैं कि वो डायरेक्ट ताड़ माम तो नहीं करती, कुनफू पांडा नहीं करती, लेकिन वो ऐसे करती है, तुझे पता है इसका ये हो गया, तुझे पता है उसका ये हो गया। ये क्या है, बिचिंग करना या मैनिपुलेशन करना, गॉसिप करना, बुली करना, ये काम। ठीक है, उन्होंने ऐसे कहा। तो मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा, ये हॉल जी कह के गए हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा फन मोड में समझा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि रिलेशनल एग्रेशन क्या होता है।
फिर उन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था की जो होती है ना जी फेज़ होता है वो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का फेज़ होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये पूछा भी गया हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हमेशा ऐसे पूछा जाता है कि जो टर्म है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वो किन्होंने कॉइन की है। तो वो एडोलेसेंस में जो टर्म है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वो दी है जी स्टैनले हॉल ने। ये आपने याद रखना है क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि किशोरावस्था या एडोलेसेंस एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे बेसिकली चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जब आप जाते हैं, मतलब आप बाल अवस्था से जब आप अडल्टहुड की तरफ जाते हैं, आप एक बड़े इंसान बन रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने की तरफ जब आपकी जो वो जर्नी है उसके बीच में एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन होती है। और वो जो खाई है बीच वाली वो किशोरावस्था वाली खाई है, क्योंकि ये जो खाई है ना जी ये डिसाइड करते हैं कि आप कैसे निकलेंगे, आप कैसे इंसान बनेंगे। ठीक है, इसी फेज़ को उन्होंने स्टॉर्म और स्ट्रेस का नाम दिया है। स्टॉर्म का मतलब ये है क्योंकि ये जो फेज़ होता है इस समय हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है। बेसिकली इंसान बहुत ज़्यादा इमोशंस पे खेल रहा होता है ना। तो किसी ने भी कुछ कहा तो एकदम से गुस्सा आ जाता है, बुरा लग जाता है। तो ये स्ट्रेस इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। इंसान 24 घंटे इसी उसमें रहता है कि अच्छा कोई मुझे अगर कोई मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा, मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो बहुत सा सेंसिटिव होते हैं। छोटी सी बात अगर किसी ने कही तो वो पिंच हो जाती है। तो ये वाले फेज़ को इस वजह से उन्होंने स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा है। देखिए जो फिज़िकल अग्रेशन होता है वो मेल में ज़्यादा होता है, ऐसा वो मानते हैं, और फीमेल जो है वो रिलेशनल अग्रेशन ज़्यादा करती हैं, गॉसिप ज़्यादा करती हैं। उनको लगता है वैसे तो हर्ट नहीं कर सकते, गॉसिप कर लें, है ना, तो वो ज़्यादा वो करती हैं। ओके जी, चलिए 3 कैटेगरीज उन्होंने डिस्क्राइब की कि बेसिकली जब स्ट्रेस और स्टॉर्म होता है वो ज़्यादा कब होता है। मतलब 3 मेन कैटेगरीज हैं उसकी। पहला है जब आपके पेरेंट्स के साथ लड़ाई हो गई। अब पेरेंट्स के साथ लड़ाई क्यों होती है? देखो किशोरावस्था में से हम सब निकले हुए हैं, हमें ये सबको पता है कि जब हम उस एज में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिबेलियस होते हैं। हमें लगता है पता नहीं हम तो क्या दुनिया बदल देंगे, ठीक है, और हम सबसे ज़्यादा रिबेलियस होते हैं अपने माता पिता के खिलाफ, क्योंकि वही अथॉरिटी फिगर होती है उस टाइम पे, है ना। तो वो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रात को लेट आना है पर वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि उस समय उनको लगता है कि हम छोटे हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कोई जिम्मेवारी देनी होती है तो मैं बड़ा हो गया हूँ क्या। तो पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहता है, क्योंकि हमें उस समय फ्रीडम नहीं होती। हमें फ्रीडम चाहिए होती है लेकिन मिल नहीं रही होती, क्योंकि बेसिकली हमारी एज सच कोई वो नहीं होती, से नहीं होती, ठीक है। तो चलती मम्मी पापा की ही है घर में, तो ये एक इशू रहता है। दूसरा है मूड डिस्ट्रप्शन। मूड कभी भी ख़राब हो जाता है, कभी अच्छा है, क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से एडोलेसेंस जो हैं वो उनका जो इमोशंस है वो ऐसे ऊपर नीचे रहते हैं, अनकंट्रोलेबल शिफ्ट होती हैं, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते। कभी बहुत खुश, कभी बहुत दुखी, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, बॉडी इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। मैं तो वैसे अभी भी हूँ लेकिन एडोलेसेंस में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा होते हैं। उस टाइम का मुझे याद नहीं है, आप बताइएगा लिख के कि आप थे कॉन्शियस के नहीं। आप कैसे, मतलब आप मोटे दिख रहे हैं, पतले दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो फिर रिस्की बिहेवियर, ये वो उम्र है जब लगता है कि हम सारे रिस्क ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब बिना कुछ सोचे समझे हम रिस्क ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। आपको पता है रिस्क लेना उम्र के साथ साथ कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ आ जाता है उम्र का तकाजा, उम्र का एक्सपीरियंस, और उससे साथ के साथ इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब हम छोटे होते हैं हमारे पास इतना कुछ लूज़ करने के लिए नहीं होता बेसिकली, और हमें परवाह भी नहीं होती। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं दैट इज़ द ओनली थिंग, वही परफेक्ट है, ये मैं कर लूँगा। तो ये रिस्की बिहेवियर करने की भी जो बेसिकली चीज़ें हैं रिस्की बिहेवियर से जो भी होते हैं वो यहीं पे सबसे ज़्यादा इंसान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल चीटिंग करना, या फिर झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें, ये ऐसे छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो हम करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जिस जैसे इंसान मेच्योर होता जाता है ना तो उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती जाती है और हम इमोशनली इमेच्योर होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कई बार दोस्त ने बोल दिया कि चल मिलके चोरी कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि चलो वो उसने पंप पकड़ दिया कि ओके तू मर्द नहीं है, ब्ला नहीं है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो बेसिकली इंसान को लगता है हाँ चलो अब तो हम कर
कर ही लेते, मैं इसको दिखाता हूँ मुझ में कितना है दम, ठीक है। तो रिस्की बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, ओके। इस लिए उन्होंने इसको स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोला है। अब देखिए रेने डेस्कार्ट्स जी भी हैं आपकी ऑप्शन में। तो वो एक फ्रेंच फिलोसोफर हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं है। वो एक साइंटिस्ट थे, वो एक मैथमेटिशियन थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये थियोरी दी, जो ये मानते थे कि भाई हम सबके जो इंसान हैं, हम एक नॉलेज के साथ इस दुनिया में आए हैं। वो नॉलेज हमारे गॉड ने हमें दी है, और बस ये आपको इतना सा याद रखना है, हमारे काम के नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में लिखा था तो हमें करना ही था। ओके, अब आते हैं विलियम वुंड, जिनको हम साइकोलॉजी का पापा मानते हैं, बेबी डैडी मानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए विलियम वुंड कौन है, तो वो जर्मन के साइंटिस्ट थे और पहले ऐसे इंसान थे जिसको आप एक्चुअल में कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट है। उसका मतलब ये है कि अभी तक हमने कभी किसी को एज अ साइकोलॉजिस्ट नहीं देखा था, लेकिन इस इंसान के आने पे ये पहले इंसान थे जिनको रेफर किया गया एज अ साइकोलॉजिस्ट है। और इन्होंने एक किताब लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है, आपको याद रखनी है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आ रखा है। वुंड जो है उन्होंने एक लैब बनाई लीपजिग में। लीपजिग जो है वो जर्मनी में है। तो उन्होंने पहली लैब कौन सी सदी में बनाई जाननी ज़रूरी है, 1879 में बनाई। एंड ही इज़ नोन फॉर स्ट्रक्चरलिज्म। अब देखिए इनके स्कूल का नाम स्ट्रक्चरलिज्म है, जेम्स जी के स्कूल का नाम फंक्शनलिज्म है। स्ट्रक्चरलिज्म ये मानता है कि भाई जो साइकोलॉजी है उसको अगर आपने पढ़ना है तो आपने चेतना जो है उसके तत्वों को पढ़ना है। ये एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है, आपकी चेतना, है ना। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बाहर अगर थोड़ा सा भी साउंड हुई, मेरी चेतना उधर जा रही है, मैं उधर कॉन्शियस हो रही हूँ। तो या खारिश हो रही है, खारिश कर रही हूँ, तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस ही तो है। तो उन्होंने कहा कि इस कॉन्शियसनेस को, इस चेतना को आप अलग अलग तत्वों में जो है वो बांटेंगे, तो उसकी स्टडी हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विलियम वुंड, अब जो हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसके आधार पे क्वेश्चन बहुत आसान है, केक वॉक है। व्हाट वाज द फोकस ऑफ साइकोलॉजी? विलियम वुंड के मुताबिक साइकोलॉजी का केंद्र क्या था और क्या फोकस था उसका, आपने ये बताना है। पहला है व्यवहार को समझना। तो देखिए अब आपको ये तो पता है कि जो व्यवहार को समझने की बात है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं बिहेवियरिज्म और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में, उम्मीद करती हूँ आपने पढ़ा है। तो बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो व्यवहार की बात करते हैं, उसका कोई लेना देना जो है विलियम वुंड के साथ नहीं है, क्योंकि विलियम वुंड का स्कूल कौन सा है, स्ट्रक्चरलिज्म। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, उन्हें कहा व्हाट वाज द फोकस ऑफ साइकोलॉजी। तो हमने विलियम वुंड पे लगाया एक सर्कल कि विलियम वुंड कुछ जो हैं वो बोल के गए हैं। तो जो विलियम वुंड है वो कौन से स्कूल को बिलोंग करते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म को बिलोंग करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म किसकी बात करता है, क्या वो उसने व्यवहार की बात की है कि हमें व्यवहार के फंक्शन को समझना है, नहीं, उसकी बात कौन करेगा, बिहेवियरिस्ट करेंगे। तो ये कट गया। फिर अनकॉन्शियस मोटिवेशन को समझना, इसकी बात कौन करेंगे, फ्रॉइड करेंगे, क्योंकि फ्रॉइड एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ये कहा था कि बेसिकली अचेतन जो प्रेरणा होती है, अनकॉन्शियस जो चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमारा चेतन नहीं है, जिनके बारे में हम कॉन्शियस नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो ये सिगमंड फ्रॉइड बोल के गए। तीसरा है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अगैन व्यवहार को समझने की बात, अवलोकनीय जो व्यवहार है उसको समझने की बात, ये भी बिहेवियरिस्ट करेंगे, है ना। अब मुझे पता है कि स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि आपको जो चेतन है, जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, जो चेतना है, जो आपके सचेतन अनुभव हैं, उनको आपने पढ़ना है। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की हमने बात की ना, कि तत्वों को पढ़ना है आपने कॉन्शियसनेस के, तो यहीं पे ये स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आप देख रहे हैं मैं आपको हर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है। सो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, पहले आपने उस थिंकर के बारे में या जो सिद्धांतकार हैं उसको सर्कल कर लेना और देखना ये सिद्धांतकार कौन से स्कूल को बिलोंग करता है, वो स्कूल का फोकस क्या है, वही इसका आंसर है, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न, Which of the following theorists most heavily influenced William James? ओके, अब जो विलियम जेम्स जी थे उनको भी किसी ने प्रभावित किया होगा, और विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म नाम का एक स्कूल दिया है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आप लॉजिक वॉजिक क्या लगाएंगे अगर आपको ये पढ़ना आता ही नहीं है, मतलब अगर आपने ये पढ़ा ही नहीं है बेसिकली। लेकिन हाँ, इसमें एक लॉजिक आप लगा सकते हैं। देखिए सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें दूसरे सिद्धांतकार हैं जो सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, सिगमंड फ्रॉइड हो गए, स्किनर हो गए, वॉटसन हो गए। ऐसा हमें लग सकता है कि ये चार्ल्स डार्विन हो सकते हैं जिन्होंने प्रभावित किया विलियम जेम्स को। आई थिंक इनके कज़न थे।
तो हमें लग सकता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है क्योंकि डिफरेंट सा भी लग रहा है, लेकिन कई बार पता क्या होता है, हमें लगता है कि डिफरेंट है, ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा। तो आपने याद रखना है ये चीज़ कि बेसिकली पहले स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल आया, फिर फंक्शनलिज्म आया, है ना, उसके आसपास ही बिहेवियरिज्म जो है वो स्टार्ट हो गया। तो हमने ये यहाँ देखना है कि बेसिकली ऐसे मुझे लग सकता है कि मैं जॉन वॉटसन से तो नहीं कहीं प्रभावित हुई, BF स्किनर से नहीं हुई, लेकिन ये तो बिहेवियरिस्ट है। तो मैंने सोचा कि अच्छा किससे विलियम जेम्स प्रभावित होंगे, तो मेरे 3 और 4 जो ऑप्शन है वो तो सीधे सीधे कट गए। तो मुझे लगा क्या वो सिगमंड फ्रॉइड से प्रभावित हुए होंगे या वो चार्ल्स डार्विन से हुए होंगे। तो देखो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, वो चार्ल्स डार्विन से प्रभावित हुए। कैसे प्रभावित हुए चार्ल्स डार्विन से? देखिए चार्ल्स डार्विन की एक थियरी है नेचुरल सिलेक्शन की, है ना, और आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुनी होगी, है ना। दुनिया में बेसिकली उसी का सर्वाइवल है जो फिट है, ये क्रक्स है इसका, इसको जैसे मर्जी घुमा लो। विलियम जेम्स ये कहते हैं कि बेसिकली जो जिनसे वो प्रभावित हुए वो थे चार्ल्स डार्विन, उनकी एक थियरी थी। बेसिकली क्या था कि विलियम जेम्स जो हैं उनको इसलिए माना इतना जाना लगा, एक तो उन्होंने वो फंक्शनलिज्म दिया क्योंकि वो स्ट्रक्चरलिज्म से थोड़े परेशान हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, इस स्कूल को नहीं मानते कि कॉन्शियसनेस को एलिमेंट में डिवाइड करो, और फिर उसको पढ़ा। तो उन्होंने एक स्कूल दिया फंक्शनलिज्म, ठीक है। अब उन्होंने जब ये स्कूल दिया, इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट आई जिसको हम प्रैग्मैटिज्म कहते हैं। देखो प्रैग्मैटिज्म बहुत उसमें नहीं जाना, टेक्निकलिटी में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमें सिर्फ मतलब पता होना चाहिए। और उसका मतलब ये है कि एक ऐसी फ़िलॉसफी है जो ये कहती है कि जो सच्चाई है किसी भी चीज़ की उसको वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे को कोई भी आइडिया चेक करना है कि वर्क करता है या नहीं करता है, तो मैं क्या करूँगी, उसको एक्सपेरिमेंट करूँगी और मैं जान लूँगी एक्सपेरिमेंट करके कि वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, ठीक है। तो यही वो मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जेम्स जी भाई साहब जी ये कह के गए कि देखिए जो ट्रुथ है उसका क्या असर पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर पे, उसके आधार पे आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे, ठीक है। कोई भी आइडिया कितना सही है वो तभी सही है अगर उसका कोई प्रैक्टिकल आउटकम है, ठीक है। ये वो कह के गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि कई बार ना ये स्कूल्स बोरिंग हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, विच टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट शुड वुड बी लीस्ट लाइकली टू जनरलाइज फ्रॉम स्टडीज ऑफ एनिमल सब्जेक्ट्स टू ह्यूमन बिहेवियर। बहुत मतलब कम चांसेस हैं जिन्होंने, आपको पता है ना साइकोलॉजी में सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो पहले जानवरों के ऊपर किए जाते हैं और फिर उसके वहाँ से सामान्यीकरण किया जाता है इंसान के व्यवहार के ऊपर, ठीक है। प्लीज़ बताइए टाइप करके कि आप ये चीज़ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कुछ नया है, ठीक है। आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ी है या आपने CDP में कोई भी सब्जेक्ट CDP के कोई भी टॉपिक पढ़े हैं तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं पहले उन्होंने लगभग एक्सपेरिमेंट जो है अगर देखें सोशल साइकोलॉजी को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट पहले जानवरों पे किए, फिर उसका सामान्यीकरण जो है वो उन्होंने इंसान पे जो है वो किया। तो बेसिकली वेरी गुड, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका जो आंसर है कि कम से कम, भाई बहुत कम जिन लोगों की चांस ही नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया हो, वो कौन है। देखो अब सबसे पहले लास्ट से चलते हैं, बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो इंसान है जो कुत्ता क्या बिल्ली क्या रैट क्या इन सब के ऊपर किया है इन्होंने एक्सपेरिमेंट और फिर उसको इंसान के ऊपर लगाया, तो भाई ये तो कट गए। अब है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है, इन लोगों ने भी जानवरों के ऊपर किया हुआ है, ठीक है। सो ये भी गलत है। अब आता है या तो साइको एनालिस्ट होंगे या ह्यूमनिस्ट होंगे। अगर मुझे आइडिया नहीं है कि चलो साइको एनालिस्ट कौन होते हैं, लेकिन मैंने देखा सेकंड ऑप्शन है मानवतावादी यानी ह्यूमनिस्ट। क्या सेकंड ऑप्शन हो सकती है? क्योंकि जो मानवतावादी होंगे वो क्या करते होंगे, वो जानवरों को कोई पीड़ा नहीं दे रहे होंगे, जानवरों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होंगे और वो उसको करके सामान्यीकरण नहीं करेंगे इंसान के ऊपर। लॉजिक तो यही कहता है। तो मैं टिक करती हूँ आंसर नंबर 2, ठीक है। अब देखो साइको एनालिस्ट या मनोविश्लेषक कौन होता है ये समझना जरूरी है। हमारे एग्ज़ाम में कई बार ऐसी टर्म्स आती हैं जो जिनकी वजह से हमारा पेपर गलत हो जाता है, तो आपको उन टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। साइको एनालिस्ट या जो मनोविश्लेषक होता है वो एक ऐसा प्रोफेशनल है जो
सिगमंड फ्रॉइड जो हैं उनके जो थियरीज़ हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको फॉलो करते हैं, उसको हम साइको एनालिस्ट कहते हैं। आपको पता ही है सिगमंड फ्रॉइड जो है उन्होंने ये बात बोली है कि देखिए जो भी आपका व्यवहार होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो उसको प्रभावित करता है हमारे व्यवहार को, वो होती हैं हमारी बचपन की कुछ मेमोरीज, कुछ ऐसी मेमोरीज जो दुखदाई होती हैं, पेनफुल होती हैं, और वो मेमोरीज हमारे अचेतन मन का पार्ट होती हैं। कहते हैं कि हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमारा जो इमोशनल, अगर हमें कोई दिक्कतें आती हैं, डिप्रेशन स्पेशली ऐसे बोला जाता है कि अगर इंसान डिप्रेस्ड हो गया या सैड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एंगर है, तो वो कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड की वजह से है कि बचपन में कुछ ऐसा हुआ होगा, उसको रिप्रेस करते गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भयानक था, अच्छा नहीं था, और धीरे धीरे वो हमारे अचेतन मन में चला गया और वो हमारे व्यवहार को इन्फ्लुएंस करने लगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि कौन होते हैं साइको एनालिस्ट यानी मनोविश्लेषक कौन होते हैं। अब आते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। संज्ञानात्मक पे जो काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है, कॉग्निटिव, ठीक है, जो कॉग्निशन पे काम कर रहे हैं। कॉग्निशन का मतलब क्या है? देखिए ऐसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं ये समझने की कि इंसान के जो ह्यूमन थॉट हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम होता है ये समझना कि इंसान किस तरीके, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है, मेमोरी कैसी है, चीज़ें कैसे याद रखनी है। अगर आप किसी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट से पूछे कि हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, मुझे अपनी भाई याददाश्त इम्प्रूव करनी है, मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, तो वो आपको कुछ एक लिस्ट बना के दे देंगे कि भाई आप ऐसे अपनी मेमोरी इंप्रूव कर सकते हैं। ये काम उनका है, ठीक है। और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का काम है इसको समझना, ये जो मानसिक प्रक्रिया है ना हमारी, जो आंतरिक मानसिक प्रक्रिया ये चलती रहती है, जो हमारे व्यवहार को इन्फ्लुएंस करती है, इसको समझते हैं। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल ये वो समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान की मेमोरी कैसे फॉर्म होती है, इंसान किसी इन्फॉर्मेशन को कैसे लेता है, उसकी लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनके बारे में, वो हैं जीन पियाजे। आपको याद रखना है क्योंकि जीन पियाजे ने बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। अगर आपने उनकी थियरी पढ़ी है, हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के द्वारा भी, तो आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा वो इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है उन्होंने कि कैसे जब हमारा जन्म होता है और थ्रू अडल्टहुड, है ना, जब हम अडल्ट बनते हैं, वयस्क बनते हैं, तब तक आपकी जो भी आपके संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसके बारे में उन्होंने बात की है। चलिए फिर आता है बिहेवियरिज्म या बिहेवियरिस्ट, जिनको हम बिहेवियरल साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये बेसिकली कहते हैं कि सारा का सारा जो व्यवहार है उसको हमने कंडीशनिंग या लर्निंग के थ्रू लिया है। हम एक्चुअली में बिहेवियरिस्ट यही मानते हैं कि आपने व्यवहार को लर्न किया है। तो इसका मतलब है कोई चीज़ जब आप सीखते हैं, उसको आप सीखी है, उसको आप अनलर्न भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, व्यवहारवादियों के अनुसार आपने चीज़ें सीखी हैं लेकिन आप उसे अनलर्न भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट है जॉन बी वॉटसन, क्योंकि कहते हैं कि जो बिहेवियरिज्म था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1913 में, जब जॉन वॉटसन जी ने अपना एक पेपर छापा था। उस पेपर का नाम था साइकोलॉजी एज बिहेवियरिस्ट व्यू इट, जिस तरीके से बिहेवियरिस्ट उसको देखते हैं। तो इस पेपर से शुरुआत हुई बिहेवियरिज्म की, 1913 में ये पब्लिश हुआ था, तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो जॉन बी वॉटसन क्या है? बिहेवियरिस्ट है, यहाँ से ये बात पता हो जाती है। और जॉन बी वॉटसन जी हैं जिनको हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं, इन्होंने ही शुरुआत की है एक्चुअली में बिहेवियरिज्म की, इस्टेब्लिश ही इनकी वजह से हुई है। और इनके कोट बहुत फेमस है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है, सीटेट में भी पूछा गया है। आपने देखा होगा क्वेश्चन ये था कि ये कोट किसकी है ना। तो इसमें एक कोट वो बोलते हैं, वो कहते हैं आप मुझे 1 दर्जन जो है इन्फेंट दे दीजिए हेल्दी, मैं उनको कुछ भी बना लूँगा ट्रेन करके, ठीक है, इवन बैगर तक बना सकता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सिखा सकते हैं, बिहेवियर को लर्न कराया जा सकता है कंडीशनिंग के द्वारा। ओके जी, नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्ट थिंकर, जो होते हैं मानवतावादी होते हैं। उनको ये लगा कि ये जो साइको एनालिस्ट हैं ये भी पैसिमिस्टिक हैं। पैसिमिस्टिक क्यों है? क्योंकि देखिए आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस इंसान के उसका जो माइंड में जो चल रहा है अनकॉन्शियस, है ना, उन चीज़ों को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिहेवियरिज्म में भी आप यही कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ओके सारा बिहेवियर कंडीशन होता है, आप कंडीशनिंग कर रहे हैं बिहेवियर के। वो कहते हैं कि बेसिकली आप यहाँ तो इमोशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप यहाँ
ये चीज़ वो कंडीशनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब वो चाहते थे कि बेसिकली इंसान को समझें आप ये मत समझें कि इंसान कोई मैकेनिकल चीज़ है जिसको कुछ भी आप कर दें। ह्यूमनिस्ट ये कहते हैं कि भाई देखिए, इंसान को अगर आपने समझना है तो आप उसे एज अ होल समझें, मतलब समग्र दृष्टिकोण से एक इंसान को आप देखिए। ओके जी, वो ये बोलते थे। और दूसरी बात वो कहते हैं कि इंसान में जो ग्रोथ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर फोकस करते थे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिंपल सी भाषा में मतलब बताती हूँ और आपके लिए काम का है। वो ये होता है कि वो एक इंसान जिसको कहते हैं ना सेल्फ, ठीक है, मतलब मैं, आत्मा जो मेरी है। एक्चुअलाइजेशन होता है प्राप्ति किसी चीज़ की, है ना। जब मुझे मेरे बारे में समझ आ जाए, मुझे ये समझ आ जाए कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या मेरे टैलेंट है, क्या मेरे वीकनेसेस हैं, ये सारी चीज़ें वो तभी, अगर हमें ये पता है तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पाथ पे हैं। उस इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंसान कहते हैं, जिसे हर चीज़ पता है कि मुझे अपना एंगर कैसे कंट्रोल करना है, मुझे कैसे डील करना है। और इस तक पहुंचना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज़ हमें भी पता है हम अपने आप को जान ही नहीं पाते। यही सबसे बड़ी दिक्कत है दुनिया में एक्चुअली में। सो बेसिकली आपने ये याद रखना है कि ह्यूमनिस्ट जो हैं वो इंसान को बहुत अच्छा मानते हैं, वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। चलिए, अनदर, मैंने आपको बता ही दिया, वो कहते हैं कि एक समग्र दृष्टिकोण से इंसान को देखिए। ऐसे नहीं कि आप तत्वों में देख रहे हैं जैसे स्ट्रक्चरलिज्म कह रहा है। इम्पोर्टेंट लोग, ह्यूमनिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को सिर्फ और सिर्फ अपने नज़रिए से नहीं देखिए। ऑब्जर्वर की आई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मेरे दृष्टिकोण से मैं आपको देख रही हूँ। ह्यूमनिस्ट ये कहते हैं नहीं, इंसान को सिर्फ अपने दृष्टिकोण से मत देखिए, उसकी आंखों से देखिए जो वो काम कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गायब हो गया है, सॉरी, आईज ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्ट होगा यहाँ पे, कि जो कोई एक्शन कर रहा है उसके नज़रिए से भी चीज़ को समझने की कोशिश करें। होता क्या है, दरअसल हम हमेशा अपने नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे के नज़रिए से समझते नहीं हैं। इब्राहिम मैस्लो, रिक फ्रॉम, कार्ल रॉजर्स और रोलो में, सारे ह्यूमनिस्ट हैं, और इन चारों के नाम आपको दिमाग में ऐसे छपा लीजिएगा। ये पूरा का पूरा पिक्चर जो है अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको समझ में आएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है उसका कारण मैं बता देती हूँ। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांतकार ह्यूमनिस्ट है या नहीं है, वो थिंकर कौन से स्कूल को बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, व्हाट डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी? एक इंसान का व्यक्तित्व किस पर निर्धारित होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैं इससे रिलेटेड आपको बता चुकी हूँ। पहला है कि आपको श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, हमने सुनी है फ्रॉइड जी के बारे में। दूसरा है अनकॉन्शियस, जहाँ पे ही फोर्सेस, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है फोर्सेस एंड अनकॉन्शियस, जहाँ पे ही अनकॉन्शियस नाम की एक चीज़ आ जाए, तो आप अचेतन आ जाए, तो आपने याद करना है फ्रेंड्स कि ये फ्रॉइड जी ही हैं। वो बिल्कुल ये कहते हैं कि हमारा जो व्यवहार है उसको प्रभावित करती हैं जितनी भी चीज़ें हमारे अचेतन मन में चल रही हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, फोर्सेस का मतलब यहाँ पे क्या है? फोर्सेस इन अनकॉन्शियस का मतलब है बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अनकॉन्शियस का पार्ट हैं। जैसे हमारे पेनफुल मेमोरीज हो सकती हैं, कोई ट्रैजिक हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी ऐसा। ओके, देन वी हैव ए सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसीज, ये इसकी बात आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ह्यूमनिस्ट करके गए हैं। फोर्सेस इन द इन्वायरमेंट, कि अगर इन्वायरमेंट में कोई फोर्सेस हैं उसकी बात तो वो फ्रॉइड नहीं करते, ठीक है। चलिए, तो ये आपको आंसर तो पता ही होगा, आई एम श्योर। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, द साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो फ्रॉइड जी का है, इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक, वो ये कहते हैं कि जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब बेसिकली वो सबकॉन्शियस की भी बात करते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए जो काम के हैं दो, वो हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब अनकॉन्शियस क्या है? वो कहते हैं अनकॉन्शियस है अचेतन, जिसके बारे में हमें नहीं पता, हमारे सचेत मन के अंदर है ही नहीं, वो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में है ही नहीं, हमें नहीं पता वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारी हो सकते हैं ज़िंदगी के कुछ गहरे राज, ठीक है, और चाइल्डहुड में कोई हो सकता है हमारे साथ कोई इवेंट हुआ हो जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो और हमने उसको दबा लिया हो, भुला दिया हो, या हमारी कोई सीक्रेट
इच्छाएं जो हम चाहते हैं, कोई ऐसी हिडन इच्छाएं जो हम लोगों के सामने प्रकट नहीं करते लेकिन है हमारी, ठीक है, वो इसका हिस्सा है। फ्राइड ये कहते हैं कि ये जो अनकॉन्शियस है ना जी, इसमें बहुत ही सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, और हो सकता है इसमें ऐसी चीज़ें आती हों जिनको हम अगर लोगों के सामने रखें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, और उसकी वजह से हमें बहुत दुख हो, ठीक है, तो हम उनसे क्या करते हैं, बरी करते रहते हैं, नीचे दबाते रहते हैं, क्योंकि बाहर आने नहीं देते, है ना। ये आप ऐसे कह लीजिए कि ये एक हमारा बहरूपिया है बेसिकली। ये हम जो है वो मास्क पहने हुए हैं और ये जो चीज़ें छुपी हुई हैं पीछे उस मास्क के। तो उसके बाद उन्होंने कहा दूसरा, कॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना का दिमाग, जो आपका, जिसके बारे में आप कॉन्शियस है, हर वो चीज़ जिसके बारे में मैं अवेयर हूँ या जिसको मैं ईजिली अवेयरनेस में ला सकती हूँ, ठीक है। ओके जी, फॉर एग्जांपल इस समय मैं अवेयर हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे दिमाग में जो भी कंटेंट है फ्रॉइड जी से रिलेटेड वो भी अवेयरनेस में है, क्योंकि मैं उसे वहाँ से निकाल के बाहर ला पा रही हूँ और आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, ठीक है। ह्यूमन माइंड के 3 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इड, ईगो, सुपर ईगो, आपको मन में बसा लेने हैं। इड का मतलब है जिसमें आपके सारे इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, मुझे कुछ भी चाहिए, मेरी इच्छा है। ईगो जो है वो रियलिटी पे ऑपरेट करने वाला है, हकीकत दिखाता है आपको, और वो कहता है कि नहीं, हकीकत ये है आप अपनी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते जब आप कहते हैं उसी समय। इड क्या होता है, इड को होता है कि नहीं, अगर कोई इच्छा पैदा हुई तो उसको पूरी करो। ईगो कहते हैं ऐसा नहीं है, रियलिटी दिखाते हैं आपको। और सुपर ईगो तो हमेशा आपको ये बताता है सही क्या है गलत क्या है, इसलिए उसके साथ मोरालिटी लिखा हुआ है। सुपर ईगो ऐसे है, पार्ट है हमारे मन का जो हमें ये कहता है कि कोई काम इसलिए नहीं करना क्योंकि उसको करना ही गलत है, या हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, या ये सही नहीं है, हमारे माता पिता के वैल्यूज़ जो हैं वो उससे मैच नहीं करते। इट जो है वो ये कहेगा कि नहीं यार तुम कर लो चोरी, उसमें क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत फ़नी सा एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको याद रहे। एक लड़के ने लड़की देखी एक अच्छी सी, और उसको लगा, इड ने कहा भाई क्या सुंदर लड़की है, सीटी मारो, और उसने सीटी मारी, ठीक है। ईगो ने कहा नो, सीटी मारना गलत है, सीटी नहीं मारेंगे, अगर मारेंगे तो आगे से थप्पड़ पड़ेगा लड़की का, और बहुत तेज थप्पड़ पड़ेगा तो लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। ईगो रियलिटी दिखा रहा है। सुपर ईगो क्या कह रहा है, ऐसे करना ही गलत है, बिकॉज किसी भी इंसान को ऐसे तंग करना गलत बात है, ये हमारे वैल्यूज़ के खिलाफ है, इट्स नॉट राइट। हमारे माता पिता ने ऐसे संस्कार हमें नहीं दिए हैं, ठीक है। अब आई होप अब आपको जो 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 तत्व हैं, इन तीनों के बारे में अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। और आपके एग्जाम में ना पूछा जाता है, ये यूपीटेट का फेवरेट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, इड में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तुम्हारे आपके अर्जेस आते हैं कि मुझे ये करना है, ठीक है, और ईगो रियलिटी के साथ डील करता है। सुपर ईगो जो भी हमारे कल्चर से या हमारे दोस्त पेरेंट्स से हमें वैल्यूज़ मिल होते हैं उसके ऊपर। फ्राइड ये कहते हैं कि ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इनकी ही इंटरेक्शन से फिर जो व्यवहार है वो कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, 3 इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें तीनों का ही रोल है। हो सकता है कि इतना डोमिनेटिंग हो कि ईगो के वो चलने ही ना दे, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत इंसान बहुत ज़्यादा वैल्यू ओरिएंटेड हो, सुपर ईगो, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि तीनों आपस में फाइट में रहते हैं, क्योंकि एक इच्छा जब पैदा होगी तो उसके साथ ऑब्वियसली कुछ उस इच्छा से रिलेटेड प्रोज एंड कॉन्स भी होंगे। तो ईगो क्या दिखाएगी, ईगो कहेगी नहीं नहीं आप इस इच्छा को इस तरीके से पूरा नहीं कर सकते, लड़ाई होगी ना इड और ईगो में आपस में। इससे क्या है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है उस पर कितना असर पड़ता है, हमारा व्यवहार भी तो वैसा ही होगा ना। मैं नहीं मानती ईगो की कि ठीक है नहीं चोरी तो करनी करनी है, आप जो मर्जी बोलो, तो क्या हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी पे प्रभावित जो है वो ये तत्व जो है वो प्रभाव छोड़ के जा रहा है। तो यही फ्रॉइड कहते ये जो आपका व्यवहार है ना, ये इन 3 की वजह से है, ठीक है। ओके जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया हो और आपके डाउट्स क्लियर हुए हों। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नीचे, ठीक है, सो दैट मैं वहीं पे आपका आंसर
दे सकूं। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ फील फ्री टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अदरवाइज़ आप इसको www.edutap.co.in पे जो है हमें मेल कर सकते हैं। आपको अगर कुछ बोलना है तो आप मेल करके बोल सकते हैं, ठीक है। और बात करनी है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।